दोस्तों ये जीएस पॉइंटर के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वीडियो है। इस पे बनने वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो संविधान में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। हम लोग एक सहज अध्ययन के लिए इसको विभाजित कर लेते हैं, जिसमें समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी 3 पार्टों में डिवाइड करके नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सनेबल नहीं है। उनको लागू कराने के लिए हम किसी भी संविधान में न्यायालय में नहीं जा सकते। और इस भाग में अधिकतित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं। संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। एक तो प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यानी विचार है, दूसरा डीपीएसपी में है। तो दोनों सही हो जाएंगे। एक नोट्स दिए हुए, ये दोनों में से चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर निर्देशक तत्व ही होगा। अगर ए और बी दोनों आ जाता है तब दोनों कर देंगे, लेकिन अगर अलग अलग आता है तो हम क्या करेंगे? राज्य के निर्देशक तत्वों को वरीयता देंगे प्रस्तावना की अपेक्षा। और भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते। भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली है, या ये कह लें कि हम भारतीय संविधान में डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लेकर जोड़ा गया था। तो पूर्ण रूप से आयरलैंड पे आधारित नहीं है। हमारे सिद्धांत हमारे हैं, लेकिन अगर प्रारूप देखा जाए तो आयरलैंड का है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है और इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रावधान करेगा कि धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में ना हो सके। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग की जाती है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, डीपीएसपी है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के तहत होता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करता है। और अनुच्छेद 39A
ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करने की बात कर। कथन कह रहा है, मनरेगा योग्य परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कथन तो सही है, कारण रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है, तो भाग 3 में नहीं है, कारण गलत हो जाएगा। भाग 4 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। और आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A के तहत है। कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 के तहत है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 के तहत है। और पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D के तहत है। सब्जेक्ट और संबंधित अनुच्छेद देखें तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 के तहत की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में बात की गई है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43B में बात की गई है। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य आर्टिकल 40 के तहत बनाया जाता है। यानी ग्राम पंचायतों का वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है। DPSP 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल 43A जोड़ के इसमें श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित की गई है श्रमिक प्रबंधन में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान क्या हैं? इसमें शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा आर्टिकल 39 के तहत है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के तहत है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A के तहत है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके तहत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 में ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, संविधान जिसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत है, तो इसमें बच्चे, स्त्रियों तथा जनजातियों के प्रति के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार बना दिया गया है। तो पहले नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन अब आर्टिकल 21A के तहत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि 14 वर्ष की 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध शामिल है। ये अनुच्छेद 47 में शामिल है, जो कि DPSP में आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इस आधार पर दोनों अलग हैं। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित है, और ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यह गांधीवादी सिद्धांत
पर आधारित है। लेकिन गांधीवादी संविधान में गांधीवादी सिद्धांत ऐसा स्पेसिफिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह हम लोग अपने अध्ययन के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो संविधान प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार डीपीएसपी में नहीं है। ये नीति निर्देशक राइट टू इंफॉर्मेशन, नीति निर्देशक तत्व, समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 के तहत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन का समान अधिकार हो और काम के लिए न्याय संगत और मानव उचित दशाएं हों। तो राज्य के लिए ये सुनिश्चित किया गया है डीपीएसपी के तहत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह केटी शाह ने कहा था। इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, राज्य उन सबको प्राप्त करने का प्रयास करेगा अपने संसाधन के हिसाब से। और भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में कौन पूरा होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे होते हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा प्रावधान कहाँ किया गया है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों जगह पर पर्यावरण संरक्षण, उनका संवर्धन करना, वन व वन्य जीवों की रक्षा करना, इनका प्रावधान किया गया है। अगला चैप्टर मूल कर्तव्य है, इसको देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य रखा गया था। तीसरे स्थान पे है। जब मूल कर्तव्य की हम सूची पढ़ते हैं तो तीसरे सूची पे है और ये आर्टिकल 51A के तहत इसका प्रावधान है मूल कर्तव्य का। भारतीय संविधान का 42वें संविधान संशोधन बिल द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पे मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। इन्होंने 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों की बात की थी और जो है दंड आरोपित करने की भी बात की थी, लेकिन सरकार ने 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया। उसके बाद संशोधन करके एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्यों में कौन कौन से शामिल थे, तो AR अंतुले शामिल थे, SS रे शामिल थे और CS स्टीफन 3 मेंबर और शामिल थे। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी जो है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। और भाग पूछेगा कौन किस भाग में है, तो भाग 4A में है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कथन देखें तो इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है, तो नागरिक का मूल कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दैट मीन्स साइंटिफिक अप्रोच, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सब नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उनका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, जनजाति, वन्य प्राणी में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण यह एक मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों का वर्णन DPSP के तहत किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। ये आर्टिकल 51A के तहत है, फंडामेंटल ड्यूटी है। सही कथन देखना है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4A में मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध कहाँ किया गया है? यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। सम्मेलन देखना है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 के तहत है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51। प्राणियों के प्रति दया भाव, अनुच्छेद 51A 6। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51A के तहत। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50। अगला चैप्टर राष्ट्रपति से संबंधित है, तो देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही है। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, उनकी शक्तियों की भी सीमा